नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लूसेंट बुक से 1000 MCQ प्रश्न को करने वाले हैं। 1000 MCQ प्रश्न को करने वाले हैं जो SSC, RRB, NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट बुक का ज्ञान होना आवश्यक है। और हम लोग 50 क्वेश्चन एक सेशन में देख रहे हैं, जिससे आपको 50-50 करके हम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और निश्चित है कि इस क्लास से परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज के ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज 101 नंबर प्रश्न है। पहले ही हम 2 क्लास ले चुके हैं। अगर आप उस दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वह 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है वह सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। और चीन की राजधानी कहाँ है? आप हमें कमेंट में बताइए। आप हमें बताइए कि चीन की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट तूफान का सूचक है। अगला है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार है। अगर एशियाई मरुस्थल का नाम पूछे तो वह सहारा हो जाएगा। सहारा एशियाई मरुस्थल का नाम हो जाएगा। और भारतीय मरुस्थल का नाम पूछता है तो थार हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सहारा विश्व में हो जाएगा, विश्व मरुस्थल का नाम। और गोबी जो है वह एशियाई मरुस्थल का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आपको मालूम होगा कि अभयारण्य से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। और असम के अभी राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी तीनों याद कर लीजिएगा हर राज्य का। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यह भूगोल का क्वेश्चन है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन यूपी में है। और उत्तर प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, लेकिन महंगा होने के कारण, ज़्यादा नहीं, अधिक संख्या में नहीं होने के कारण एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि धरती के भूपट्टी पर एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस का नाम आप लोग सुने होंगे। गोबर गैस में जो है वह मीथेन, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 ईयर्स होता है। 6 ईयर्स राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और वही लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों की काल 5 ईयर्स होती है और राज्यसभा के सदस्यों की काल 6 ईयर्स होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। और वही अगर पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाए तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। तो यह दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। अगला प्रश्न है, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उसे सही मार दीजिएगा, वही राइट आंसर होगा। अगला है,
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्टन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? पहले तो क्वेश्चन में ही एक आंसर है कि रामचरितमानस को किसने लिखा था? तो तुलसीदास। और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया वह किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला है हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज कवि जो है उदय भानुहंस को कहा जाता है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत एथेंस यूनान से हुआ जो 1896 में हुआ। और आधुनिक ओलंपिक खेल 4 वर्ष पर होते हैं, 4 ईयर्स पर होते हैं। 16 में हुआ था और 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह टाल दिया गया। अगला है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। कहाँ जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी बताया है कि 4 वर्ष बाद होता है। और अभी जो 2020 में होने वाला है वह जुलाई में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया और अब हो सकता है नवंबर दिसंबर में हो। और कहाँ होगा? तो जापान के टोक्यो शहर में होगा। जापान के टोक्यो शहर में होगा और जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वह लुसान में स्थित है। और लुसान कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में लंदन में हुआ। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 हैं। अगला है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 1000 MCQ प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस सेशन को हज़ारों से हज़ारों स्टूडेंट तक आप पहुंचाएं। तो आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम जहां भी आप अवेलेबल हैं वहां इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आप लोग का बार बार कमेंट आता है कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो हम आपसे बता दें कि यूट्यूब जो है वह सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए आपको समय दिया गया है, उस समय पर आ जाइएगा, नहीं तो आप चैनल पर आकर एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा और लाइक करते रहिए। अगला है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो अभी बताएं कि सन 2020 में ओलंपिक खेल जापान के राजधानी टोक्यो में होंगे। अगला प्रश्न है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सन 2012 में ओलंपिक खेलों में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था, वह बैडमिंटन खेलती है। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 ईस्वी में भाग लिया। अगला है अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और NTPC का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। यह NTPC का पूछा गया प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर राष्ट्रगान की बात की जाए तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और अगर
राष्ट्रगीत के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में बात की जाए, नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और नेशनल एंथम की बात की जाए तो यह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखा गया है। और प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने इसकी रचना की। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कारण होता है। तो आप अगर मिल्क फीवर बीमारी से पशुओं को बचाना चाहते हैं तो आपको उसे कैल्शियम खिलाना होगा। अगला है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। अगला है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी था। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था। अगला है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। और जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां 2020 की ओलंपिक होने वाली है। अगला प्रश्न साइंस से है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। अगला प्रश्न है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह अगर आप आईएससी किए होंगे तो आईएससी में यह पढ़ना है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल का नियम कहलाता है, पास्कल लॉ ऑफ पास्कल कहलाता है। अगला है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। अगला है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला है 145 नंबर, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर इज द राइट आंसर। अकबर जो था वह अनएडुकेटेड था। अगर आपको मुगल साम्राज्य से प्रश्न नहीं आते हैं, मुगल साम्राज्य में कहीं दिक्कत है, तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें हम पूरा मुगल डायनेस्टी के बारे में बात किए हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना 2 लोगों ने की, लेकिन ज़्यादातर गुरु रामदास को ही जाना जाता है। गुरु रामदास और अर्जुन देव मिलकर अमृतसर शहर की स्थापना की थी। लेकिन परीक्षाओं में अगर गुरु रामदास रहे तो ऑप्शन गुरु रामदास ही मारना है, और नहीं तो दोनों रहे तो बौद्ध होगा तो बौद्ध मारेंगे, नहीं तो गुरु रामदास मारेंगे। अगला है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? तो यह गुरु अंगद देव ने किया था। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो ये थे आज हमारे 50 क्वेश्चन जो लूसेंट के भाग थे। यह क्लास हमारा 3 है। इसके पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चन देखे हैं। अगर अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस क्लास को देखिए, तब इस क्लास को देखिएगा। और अगर आप 1000 क्वेश्चन का MCQ अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में आपको GK और GS में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1000 प्रश्न बहुत होते हैं और इनमें से 90% जो स्टूडेंट होंगे जो 1000 प्रश्न आज तक नहीं किए होंगे।
तो आज पहली बार हम करवा रहे हैं और आप कीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा तो आप एसएससी का एग्ज़ाम दें चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें, उसमें जीके पूछा जाता है और जीके में आप धुआंधार करके आइएगा और अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक बेल आइकन दिया होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।